बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू दी शो। मैं हूं आपका मेज़बान रियाज गुल। नाज़रीन, एवरी ट्यूसडे 6 to 7 PM मैं लेके आता हूं लीगल शो, जिसमें मैं आपकी लाइव फ़ोन कॉल लेता हूं और शेयर करता हूं इमिग्रेशन लॉ एंड ह्यूमन राइट्स। नाज़रीन, अगर आपको या आपके किसी अजीज़ को इमिग्रेशन से जुड़ा कोई मसला हो तो आप भी कॉल कर अपना सवाल पूछ सकते हैं। लेकिन अगर आपको कॉम्प्रिहेंसिव या कोई डिटेल एडवाइस चाहिए तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। मैंने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था, फिर रिपीट करता जा रहा हूँ कि दो चीज़ें, एक तो डिस्कशन चल रही है ड्यू टू कोविड-19 की वजह से कि जो लोग वीज़ा एक्सटेंशन अप्लाई कर रहे हैं, क्या उनको फ़ी वेवर वाली एप्लीकेशन अभी चल रही हैं या नहीं। ये दो के गवर्नमेंट की पॉलिसी बड़ी क्लियर है कि बेशक ये पहले भी पॉलिसी थी, लेकिन कोविड-19 की वजह से ये ऑनलाइन एप्लीकेशन हो गई। जो लोग किसी भी कैपेसिटी में अगर एक्सटेंशन अप्लाई करते हैं लीव टू रिमेन के लिए, तो उनके पास राइट है कि अगर उनकी अनफॉर्चुनेटली सर्कमस्टांसेस चेंज हो गए तो वो फ़ी वेवर की एप्लीकेशन अप्लाई कर सकते हैं। इसका मतलब हुआ कि अगर आपके सर्कमस्टांसेस फाइनेंशियली आप इतने वेल ऑफ नहीं हैं और आप उसकी रीज़न दोगे, 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट दोगे और साथ अप्लाई करोगे, तो आपकी जो एक्सटेंशन की होम ऑफिस की फ़ीस, जो IHS जिसको NHS की फ़ीस बोलते हैं, इवन जो बायोमेट्रिक की 20 पाउंड्स हैं, वो तमाम फ़ीसें हैं एग्जेम्प्ट हो सकती हैं, डिपेंड अपॉन होम ऑफिस कैसे डिसीजन लेता है। इसी तरीके से जो सेकंड चीज़ चल रही थी कि जो लोग यहाँ पे जिनके पास लीव टू रिमेन है, दो के वो 10 साल वाली कैटेगरी में, अगर वो उनके पास बेनिफिट अलाउ नहीं है तो उनके पास क्या ऑप्शन है। बिल्कुल अगेन आपके पास राइट है कि अगर आपके हालात ऐसे हैं, आपके पास लीव टू रिमेन हो लेकिन बेनिफिट अलाउ नहीं थे, तो आप होम ऑफिस को एप्लीकेशन करोगे, ऑनलाइन एप्लीकेशन होगी, तमाम डॉक्यूमेंट्री एविडेंस दोगे, तो होम ऑफिस इस पास को कंसिडर कर रहा है ड्यू टू कोविड-19 की वजह से कि अगर आपको बेनिफिट अलाउ नहीं है और आपके सर्कमस्टांसेस की वजह से आपको बेनिफिट अलाउ किए जाएँ। जो आपकी लोकल काउंसिल है या यूनिवर्सल क्रेडिट डिपार्टमेंट है, वो उसी वक्त आपको बेनिफिट अलाउ करेगा जब आपके पास एक ऑथोराइजेशन लेटर होगा बाय द होम ऑफिस। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें पहले होम ऑफिस को अप्लाई करना पड़ेगा। जब होम ऑफिस आपको ग्रांट कर दे कि आपके पास लीव टू रिमेन है और आपके पास ऑथोराइज है कि आप पब्लिक फंड क्लेम करो, तो फिर उस लेटर को काउंसिल में जाके दिखाओगे तो काउंसिल आपके लिए अलाउ कर सकती है। जो दोनों चीज़ों में कोई इशू नहीं है, लेकिन सिर्फ एक बात कंसर्न है कि जो लोग यहाँ पे स्पाउस वीज़े पे हैं अंडर द 5 years रूट, अगर वो बेनिफिट लेते हैं या वो पब्लिक फंड्स लेते हैं तो उन पे एक असर आएगा कि आपको वो 5 साल वाले रूट की बजाय वो 10 साल वाले रूट पे डाल सकते हैं। ये अगर आपके हालात बिल्कुल ऐसे हों कि आप सर्वाइव नहीं कर सकते विदाउट टेकिंग द पब्लिक फंड्स या अप्लाइंग फॉर द एग्जाम्पशन ऑफ द फ़ी, फिर तो ठीक है। लेकिन अगर आपके फाइनेंशियल हालात ऐसे हो सकते हों तो बजाय इससे कि आप 3 दफ़ा एप्लीकेशन की फ़ीस पे करें और फर्दर 5 years वेट करें फॉर द इंडेफिनिट के लिए, तो फिर तो पूरी कोशिश करें जो कि अंडर द 5 years रूट हैं स्पाउस वीज़े वाले, उनके लिए तो बेस्ट है कि उनको जैसे भी हालात हों सर्वाइव करें और अपने 5 साल पूरे करते हुए इंडेफिनिट अप्लाई कर लें। लेकिन जो लोग ह्यूमन राइट्स के ऊपर हैं, 10 साल की कैटेगरी के ऊपर हैं, वेदर अंडर द पार्टनरशिप अंडर द सिविल पार्टनर को वीज़ा मिला है, एज ए चाइल्ड की बेस पे मिला है या लॉन्ग रेजिडेंस की वजह से मिला है, तो उनको चाहिए कि अगर वो हालात हों तो वो अप्लाई कर सकते हैं। बाय द वे, ये दोनों एप्लीकेशन डिफरेंट हैं। जो एग्जेम्पशन या फ़ी वेवर है वो जब एक्सटेंशन अप्लाई करते हो तब अप्लाई करना पड़ता है, लेकिन जो आपने अप्लाई करना है कि मुझे पब्लिक फंड अलाउ किए जाएं, बेशक आपको 2 महीने 4 महीने 1 year बिफोर आपको वीज़ा मिल गया था और आपका वीज़ा स्टिल वैलिड है फॉर द फर्दर सर्टेन टाइम के लिए, आप फिर भी विद इन दिस टाइम आप अप्लाई कर सकते हो कि मुझे पब्लिक फंड अलाउ किए जाएँ। तो इसलिए दोनों एप्लीकेशन का बड़ा लोग कन्फ्यूज़ हो रहे हैं, तो मैंने कि आपसे शेयर करूँ। तो लेते हैं आज की फर्स्ट कॉल। जी फरमाइए। हेलो जी भाई। जी फरमाइए सर। हेलो मेरे भाई आप लाइव हैं, बोलिए आपका सवाल क्या है। जी जी भाई, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। रियाज भाई, मेरे छोटे छोटे से 2-3 सवाल हैं रिगार्डिंग सिटीजनशिप। प्लीज प्लीज अच्छा, फरमाइए। मेरी बेटी का अभी निकाह हुआ है ऑन फोन, मतलब अभी इनकी रुखसती नहीं हुई है। राइट। अब हम ये अप्लाई करने जा रही हैं अपनी सिटीजनशिप के लिए। तो मुझे ये पूछना है कि हमने एक तो अभी तक यहाँ निकाह रजिस्टर नहीं कराया, तो एप्लीकेशन में हमें क्या डिक्लेयर करना पड़ेगा कि इनका निकाह हो चुका है?
और अगर डिक्लेयर करना पड़ता है तो फिर कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हमें चाहिए होंगे? जो निकाह समझ किया में आपने नहीं। बोला फोन पे निकाह किया है जी फोन पे हुआ। और आपने अपनी बेटी की नेशनलिटी अप्लाई करनी है, राइट? जी बिल्कुल ऐसे ही है। ओके। मेरे अच्छा, भाई दो दूसरा सवाल मेरा प्लीज ये है प्लीज, हाँ जी कि बोलिए। अगर हम फॉर्म में डिक्लेयर करते हैं कि आपको रहना कहाँ है, क्योंकि उसमें लिखा हुआ है फॉर्म में कि आप रहना कहाँ चाहते हैं, ठीक। तो उसमें नॉर्मली हम यूके ही लिखेंगे ना। ओके, थर्ड क्वेश्चन क्या आपका जी? सॉरी? और थर्ड क्वेश्चन क्या आपका? अच्छा, थर्ड क्वेश्चन ये है कि अगर हम ये लिखते हैं, ये सारे हम डिक्लेयर करते हैं, ओके तो ठीक इसकी है। वजह से कोई प्रोसेस लंबा हाँ तो मेरे नहीं भाई, होता? टीवी पे आंसर सुने, मुझे समझ आ गई आपका सारा सवाल एक ही है, उसके सारे आंसर आपके देते हैं। ये सबसे जो बेसिक प्रिंसिपल जो अंडरस्टैंड करने वाला वो ये है कि जो फोनिक निकाह है वो इमिग्रेशन पर्पस के लिए टोटली एक्सेप्टेबल नहीं है। अब इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप ये कहते हो कि हम लोगों ने इमिग्रेशन पर्पस के लिए वीज़ा अप्लाई करना है आपकी बेटी के स्पाउस का, तो पहली बात तो ये है कि इसको नीदर द होम ऑफिस नॉर द यूके फैमिली लॉ दोनों फोनिक निकाह को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। अब अनफॉर्चुनेटली अगर आपने फ़ोन पे किया है, ना उसका आपके पास कोई मैरिज सर्टिफिकेट होगा, ना आपका दोनों का विटनेस होगा, तो ये सारी चीज़ें हैं वो नेल एंड वाइड हो जाएंगी। राइट, इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से आई एम सॉरी नॉट ज़्यादा शायद मुझे डिटेल्स या डेप्थ में नॉलेज नहीं है, मैं नहीं चाहता कोई ऐसी बात मैं इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से दे दूँ अपना पॉइंट ऑफ व्यू तो लगे कि वो अच्छा नहीं है। मैं सिर्फ लॉ की बात करूँगा। आपके लिए एडवाइस ये है कि जब आप नेशनलिटी अप्लाई करते हो तो अभी तक उसको एज ए सिंगल ही वो डिक्लेयर होगी। अच्छा, अब क्या है कि जो लोग ये फोनिक निकाह का पहले कंसेप्ट होगा, लेकिन फॉर लॉन्ग टाइम ये अभी वीज़े पर्पज़ के लिए या फैमिली लॉ के लिए यूके के अंदर या इमिग्रेशन पर्पज़ के लिए ये एक्सेप्ट नहीं होता। सिर्फ दो ऑप्शंस होती हैं, या तो आप जहाँ पे भी लड़का रहता है वहाँ जाके उसकी शादी करें, उसका जो मैरिज सर्टिफिकेट होगा, उसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन होगी, उसकी जो नादर में रजिस्टर होगा, वो तमाम डॉक्यूमेंट्स देंगे। या सेकंड ऑप्शन ये होती है कि आपने उनको एज ए फैंसी यहाँ कॉल कर सकते हो। ये एक है इमिग्रेशन पर्पस। अब आपका सवाल आता है कि हमने नेशनलिटी अप्लाई की है और उसमें फिल कैसे करें? इन माय अंडरस्टैंडिंग उसको अभी तक वो सिंगल डिक्लेयर होगी और उसकी नेशनलिटी अप्लाई हो जाएगी। अब जब आपने वीज़ा अप्लाई करना होगा तो आपके लिए वो जो मैंने बोला कि आपकी कंडीशन है कि वेदर यू कैन गो टू द अब्रॉड वेयर देयर ही लिव, वहाँ पे जाके शादी रजिस्टर करें और तमाम डॉक्यूमेंट साथ लगाएं। और अदरवाइज आपके पास सेकंड ऑप्शन है कि उसको एज ए अंडर फैंसी वीज़ा अप्लाई करें। आपकी कॉल का शुक्रिया, लेते हैं नेक्स्ट कॉल। जी फरमाइए। हेलो। यस सर। जी फरमाइए मेरे भाई, आप लाइव हैं। गुल भाई, मेरा सवाल ये था, ये जो 10 ईयर का गुड करेक्टर का होता है, राइट, ये 10 ईयर अगर किसी को 10 ईयर या पूरे ही ना हो तो उसको 10 ईयर पूरे करने पड़ते हैं फर्ज के तौर पे? कि मैं जैसे 2013 के लास्ट में आया था और 1 साल बाद ये वीजा मिल गया और 5 साल मेरे पूरे हो गए, अब मुझे ILR जो अगला साल मेरा पूरा हो रहा है तो उसमें तकरीबन 7.5 साल बन रहे हैं। तो क्या मुझे पासपोर्ट के लिए पूरे 10 साल वेट करना पड़ेगा या मेरे भाई अपना टीवी पे आंसर सुने या फोन बंद करें, टीवी पे आंसर सुने। थैंक यू सर, थैंक यू। सबसे पहले तो मेरी दरखास्त है तमाम व्यूवर से कि प्लीज़ जब आप कॉल करें और आपकी कॉल मिल जाए तो आप प्लीज़ अपना टीवी पे बात ना किया करें, फ़ोन पे बात करें, या तो अपने टीवी को म्यूट कर लें या दूसरे रूम में आ जाएं ताकि हमारी कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम ना आए। जो मैंने मोटी मोटी बात समझाऊँ, सवाल वही है लेकिन आंसर उसका एक बड़ा प्रिंसिपल यही है कि सबके लिए वो एप्लीकेबल होगा। जो लोग यूके के अंदर नेशनलिटी अप्लाई करते हैं उनके ऊपर एक बेसिक कंडीशन ये है कि आपने इस्टेब्लिश करना है कि एटलीस्ट लास्ट 10 ईयर्स आपने यूके के अंदर एक भी दिन विदाउट वीज़ा या ओवरस्टे या इलीगल आपने यहाँ स्टे ना किया हो। ये एक बेसिक कंडीशन है। और सेकंड कंडीशन ये है कि आपने 5 साल में 450 डेज से ज़्यादा स्पेंड बाहर ना किए हों। थर्ड ये है कि लास्ट ईयर में 90 डेज से ज़्यादा वहाँ स्पेंड ना किए हों। और अगली बात ये है कि आप कम से कम आपको इंडेफिनिट मिले हुए 1 साल हो गया हो।
और अगर ये एक कंडीशन पूरी नहीं करनी, आपने 1 2 3 4 सारी कंडीशंस पूरी करनी है, अपार्ट फ्रॉम कि आपको लाइफ इन यूके होना चाहिए, B1 होना चाहिए, और आपके फर्दर कि आपके खिलाफ कोई CCJ या कोई और चीज़ ना हो। क्योंकि आपका सवाल जो था वो पर्टिकुलर फॉर द एब्सेंस फ्रॉम द यूके पे है, तो मैं ये कहता चलूँ कि आपने ये साबित करना है कि लास्ट 10 ईयर्स कभी भी इलीगली यहाँ पे रहे, ओवर स्टे नहीं हुए थे, और आपको इंडेफिनिटली 1 साल हो गया है, और आपने लास्ट ईयर 90 डेज से ज़्यादा आउट ऑफ कंट्री स्टे नहीं किया। कंडीशन तो ये कि आप किसी भी साल में 3 माह से ज़्यादा अगर यूके से बाहर रहते हो तो आपको एविडेंस देना पड़ेगा, और टोटल 450 डेज से ज़्यादा आप स्टे करोगे तो फिर आपको आखिरी 10 साल का जो गैप है वो सेट करना पड़ेगा। आप देख लें, आपने मुझे शायद कुछ कहा क्योंकि आपकी आवाज़ ब्रेक हो रही थी, इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप बोला कि अपने 7.5 आप पूरे हो रहे हैं, 2.5 साल पूरे नहीं हो रहे, तो फिर भी वीज़ा अप्लाई ना करें। अगर आप यहाँ पे विजिटर आए थे, फिर आपके 6 महीने आप उस विदाउट वीज़ा रहे हो, उसके बाद आप लीगल हो गए थे, तो तब भी नहीं कर सकते। बट बेसिक कंडीशन ये है कि जब आप यूके में आपके पास वीज़ा मिल गया था और लीगल स्टेटस था कि आप यहाँ पे स्टे कर सकते हो, फ्रॉम दैट डे टू 10 ईयर्स पूरे करते हुए आप अपनी एप्लीकेशन करोगे नेशनलिटी के लिए। और उसके साथ एडिशनल जो चीज़ें हैं वो ऑफ कोर्स हैं कि आपको आपके खिलाफ कोई CCJ, काउंटी कोर्ट जजमेंट, कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए, आपको लाइफ इन यूके टेस्ट पास करना होगा, B1 पास करना होगा, ये एक एडिशनल चीज़ें हैं। आपकी कॉल का शुक्रिया, लेते हैं नेक्स्ट कॉल। जी फरमाइए। हेलो जी फरमाइए मेरे भाई। अस्सलाम वालेकुम भाजी, मेरा नाम राकेश है जी। हाँ जी राकेश और जी। मेरे को लीव टू रिमेन मिली थी जी 2 साल पहले। मेरी एक्सटेंशन है मई में 2021 में। ठीक। और मेरी डॉटर है 9 ईयर की और मेरा बेटा है 4.5 ईयर का। अच्छा मैंने जी। उसका पासपोर्ट नहीं अप्लाई किया स्टेटलेस के बेस पे। मैंने सोचा था कि 5 साल के बाद अप्लाई करूंगा। और 9 ईयर की डॉटर है, वो इधर ही बोर्न हुई है। तो मैंने पूछना था कि मेरे को किसी ने बोला था कि अगर एक भी बच्चा आपका ब्रिटिश होता है तो अगर आप यानी कि मदर और फादर A1 का कोर्स, जब पता नहीं A1 और B1 का कोर्स करते हैं तो आपको 2.5 साल की जगह 5 साल की एक्सटेंशन मिल जाती है। और सवाल क्या है आपका मेरे भाई? कि अभी स्टेटलेस केस अगर हम लगाते हैं तो वो मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं? ओके। अब आपके केस में अशोक जी, थैंक यू थोड़ी कॉल दा। आपके केस में 2 चीज़ें हैं। नंबर 1 कि आपकी डॉटर यहाँ पैदा हुई, 10 साल की हो रही है, ऑफ कोर्स उसके पास राइट है कि अगर यूके में 10 साल पैदा होने के बाद आप टाइम गुजार लो तो आप उसकी रजिस्ट्रेशन करवाओगे और उसके बाद उसका पासपोर्ट अप्लाई कर सकते हो। ये तो हुआ मैटर आपकी डॉटर का। अब अगर आप कहते हो कि आपका जो सन है वो स्टेटलेस है, कहीं उसकी रजिस्टर नहीं है, और वो 5 साल के बाद पूरे करते हुए अगर आपकी एम्बेसी, आप इंडिया से हैं और आप इंडियन एम्बेसी से लेटर लेते हो और वो लेटर लेके तमाम डॉक्यूमेंट्स पूरे करते हुए उसको पासपोर्ट देते हो, तो ये 2 पार्ट आपके ख़त्म हो गए। अब आपका सवाल ये है कि क्या अगर आपकी डॉटर या आपका सन, उनमें या दोनों अगर ब्रिटिश हो जाएं तो आप कहाँ स्टैंड करते हो? नंबर 1, ऑफ कोर्स अगर बच्चे की बेस पे पेरेंट्स अप्लाई करें, वन ऑफ द चाइल्ड अगर नेशनल हो तो वो 10 साल के बजाय 5 साल पे जा सकते हैं। बट उस पर कंडीशन ये है कि आपने इस्टेब्लिश करना कि जो ब्रिटिश सिटीज़न है आप उसके डिपेंडेंट हो। अगर बच्चा 5 साल का है और आप अडल्ट हो तो हाउ यू बी ए डिपेंडेंट ऑफ द चाइल्ड? सेम अगर डॉटर है, वो 10 साल की है, शी फुल टाइम स्टूडेंट है, स्टडी कर रही है, जॉब नहीं कर रही, इट विल बी वेरी हार्ड फॉर यू टू बी एस्टेब्लिश दैट यू एंड योर वाइफ टोटली डिपेंडिंग फाइनेंशियली एंड फिजिकली ऑन योर चाइल्ड और डॉटर। ये दोनों चीज़ें आपके लिए शायद इफेक्ट हो सकती हैं। बट मेरी सजेशन आपको ये होगी कि जैसे आपकी डॉटर के 10 साल पूरे हो रहे हैं, उसकी यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करवाएं और नेशनलिटी अप्लाई कर दें, पासपोर्ट। अगर आपका जो बेटा है वो स्टेटलेस में जाता है तो उसका पासपोर्ट बन जाएगा। अब होगा क्या कि जो आपका सवाल ये था कि क्या मैं 10 साल से 5 साल पे जा सकता हूँ, अगर आपको 5 साल पे ले भी जाएं आफ्टर स्ट्रगलिंग या तमाम फाइट करने के बाद, तो जो आपने 2.5 या 3 साल यहाँ गुजार लिए वो काउंट नहीं होंगे। जब से वीज़ा मिलेगा तब से 5 साल पूरे करने होंगे। इसका मतलब ये हुआ कि 2.5 साल पहले आपने गुजार लिए, 5 साल और गुजारोगे तो 7.5 साल के बाद आप अपनी इंडेफिनिट की अप्लाई करोगे। बट नेशनलिटी के लिए अगेन आपको टोटल 10 ईयर्स लीगल स्टेटस पूरा करना पड़ेगा।
तो इससे ज़्यादा अच्छा होगा कि आपने 2.5 साल की एक्सटेंशन अप्लाई करो, 10 साल के रूट पे अपने आप को रखो, बेटी की नेशनलिटी अप्लाई कर लो, बेटे की नेशनलिटी अप्लाई कर लो, और आप अपने और अपनी वाइफ का 10 साल पूरे करते हुए आप अपनी डेफिनेट और उसके एक से बाद नेशनलिटी अप्लाई करना, वो आपके लिए ज़्यादा सूट करेगा। आपकी कॉल का शुक्रिया। टाइम हुआ ब्रेक का। स्टे विद अस, मिलते हैं वक्फे के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। लेते हैं कॉल। जी फरमाइए। हेलो। हेलो जी फरमाइए। हेलो। जी आप लाइव हैं, बोले आपका सवाल क्या है जी? जी अस्सलाम वालेकुम। My name is Dr. Jahazeb. Actually, I want to ask, I'm from the EU. Okay. Hello. Yeah, please go ahead. I'm listening, my friend. So, actually, I'm from EU, and my wife is back from Pakistan, and I have a daughter and a son. All right. So, my question is that we got ILR, kind of like permanent resident, on the EU settlement scheme basis. All right. And after that, they said that you're gonna spend 12 months, and then afterwards you can get you'll be able to apply for the Yep. nationalization or citizenship or passport. So Yep. my question is that this 12 months is going to be in coming November. What is your question, Dr. Saab? Sorry. What is your question? The 12 months start from? Beg your pardon? I can't really hear you. Okay, my friend. Could you please ask me what's your question, sir? My question is, after do I need to wait till November to apply for my citizenship, or after yes. 12 months here, or do I need to go for what you call is UK life in UK exam as well, or Okay. because I think No, with the COVID situation it takes a little bit longer No time problem. to give you the passport. Okay, Dr. What's Saab, the best option? Okay, Dr. Saab, don't worry, I got your questions. Okay, let me explain. If anybody is a European national, came in the UK, get the settlement after 5 years, of course, when he making the application for the ILR or the settlement, they are not required to pass the life in UK and the B1 exams. But when you're applying for the British passport or the nationality, that time you are mandatory to meet the criteria of the English, which is the B1, or if you've done the degree which is taught in English, that's acceptable. But you have to pass the life in UK test, whether you are qualified as a solicitor, barristers, or the doctor. But still you have to have passed the life in UK test, but you will be exempt on the basis of your qualification from the B1 exams. And the secondly, of course, after getting the indefinite or settlement and as a European national, you need to wait 12 months from the date of the ILR. So once you get the ILR, you can apply indefinite nationality after 12 months. But sometime I got experience, if you making the application for the settlement and you grant a settlement under the European law by, let's say, 6 month times, but on the letter or where they grant the ILR or the settlement, they will mention you are qualified for the British passport on this date, which is mainly will be count from the day you enter the UK, the 6 year from that date. Or sometimes we saw when you receive a letter for the settlement and they say you was qualified well before time, you can make the application. So what I will advise you, what you need to do, you need to check the letter when you go to ILR or the settlement. On the letter they mention you was qualified for the ILR or settlement on this date. From that date to 12 months you can apply for your nationality. Life in UK of course you have to pass, need to wait further, and the secondary documents you need to be established, you have no county court judgment against you, no criminal actions, and on the base of spend more than 90 days in last year, yes you can make the application for nationality. Thanks for your call. बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉल की तरफ। जी फरमाइए। हेलो। हेलो जी। जी फरमाइए सर। रियाज भाई, मैंने आपसे एक सवाल करना था प्लीज। कि मैंने 2011 में साइलम अप्लाई किया था, फिर मुझे उन्होंने डिस्क्रिशनरी लीव दी
राइट। फिर 3 साल की 2 एक्सटेंशन हुई हाँ जी। और 2018 में उन्होंने मुझे इंडेफिनिट दिया। अभी 4 जून को इस साल उन्होंने मेरे नेचुरलाइजेशन के बायोमेट्रिक्स लिए, तो मेरे तो इस हिसाब से 10 साल पूरे नहीं हुए, मेरे तो 9 साल पूरे हुए, तो मुझे क्या नेचुरलाइजेशन मिल जाएगी? आपको वीजा पहला कब मिला था मेरे भाई? 2011 मार्च में मैंने साइलम किया था, उन्होंने डिस्क्रिशनरी लीव दी थी, 3 साल की 2 एक्सटेंशन की थी उन्होंने। और अब आपके पास लास्ट वीजा कौन सा है? अभी 2018 में उन्होंने मुझे इंडेफिनिट लीव दी थी नवंबर 2018 में, फिर 2019 नवंबर में मेरा 1 साल पूरा हो गया। अभी 2020 जून में मैंने अभी अप्लाई किया नेचुरलाइजेशन के लिए, और रिफ्यूज कर दिया। तो क्या मुझे अभी आपका केस पेंडिंग है या अभी रिजल्ट आया उसका? अभी 4 जून को थी मेरे बायोमेट्रिक्स, तो मेरा चलो मेरे भाई थैंक यू, आपने कॉल किया, लेकिन अच्छा होता कि आप अप्लाई करने से पहले पूछते। लेकिन चलो अब आपका सवाल है, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, जो जितना मुझे एक्सपीरियंस है, वो ये कहता है कि आपने ऑन द डे यू मेक द एप्लीकेशन फॉर द नेशनलिटी यू नीड टू बी एस्टेब्लिश यू बीन लीगल फॉर लास्ट 10 ईयर्स। बट अनफॉर्चुनेटली पहली बात तो ये है कि आप 2010 में आए नहीं थे। नंबर 2, अब 2011 में आपने असाइलम क्लेम किया और उसके बाद आपको वीज़ा मिला। जब आपको डिस्क्रिप्शन लीव मिली थी, फ्रॉम दैट डेट से आपने 10 साल पूरे करने हैं। जैसे मैंने आज इंटरव्यू में बोला है कि जो लोग नेशनलिटी अप्लाई करेंगे उनको कम से कम 4 बेसिक कंडीशन पूरी करनी ज़रूरी है फॉर टाइम स्केल की वजह से। नंबर 1 कि आपने कभी भी लास्ट 10 ईयर्स में कोई एक सिंगल डे इलीगल ओवरस्टे या विदाउट वीज़ा यूके में नहीं गुजारा। नंबर 2 ये है कि आपने कम से कम यहाँ पे 10 साल लीगल गुजारे हैं और उसमें जो टाइमिंग था कि आपने 90 डेज से ज़्यादा किसी के आउट ऑफ कंट्री नहीं गुजारे। आखिरी साल में फिर वो शर्त आती है कि आपके 3 महीने से ज़्यादा आप आउट ऑफ कंट्री ना हो। नंबर 4 ये है कि आपने 450 डेज टोटल आउट ऑफ कंट्री गुजारे हों। तो ये 4 चीज़ें तो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, अपार्ट फ्रॉम आपका लाइफ इन यूके, B1 और कैरेक्टर के अलावा। अब आप ये कहते हो कि आप 2011 में आए थे, असाइलम क्लेम किया, फिर आपको डिस्क्रिप्शन नहीं मिली और आपने नेशनलिटी अप्लाई कर दी ऑन द बेस ऑफ कि आपको इंडेफिनिट मिला था 18 में, आपने 19 में या 20 में अप्लाई कर दिया। अब सिर्फ मेरे भाई तसल्ली दे सकता हूँ या आपके लिए दुआ करते हैं अगर ताकि आपकी फ़ीस वगैरह बच जाए, आपको ग्रांट हो जाए तो यू आर लकी, बट बाय लॉ शायद आप क्वालिफाइड नहीं करते थे। बट मैं हमेशा कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग भी हैपन, बट आई एम सॉरी। अगर आपने अप्लाई ना किया था तो मैं कहता कि मेरे भाई ना करो, अगले साल अप्लाई कर लेना। अब तो आपने अप्लाई कर दिया, जस्ट वेट एंड सी। आपकी कॉल का शुक्रिया, लेते हैं नेक्स्ट कॉल। जी फरमाइए। हेलो। हेलो जी फरमाइए मैडम। जी, मैंने आपसे कुछ बातें पूछनी थी। Please. मेरे 3 बच्चे हैं यहाँ पर हो रहे हैं। राइट। जब मेरा पहला बेटा 7 इयर्स का हुआ था, हमने उसके 7 ईयर चाइल्ड रोल पे केस अप्लाई किया, लेकिन उन्होंने रिफ्यूज कर दिया। फिर अपील्स हुई, कोर्ट हेयरिंग हुई, लेकिन उस सब ने उन्होंने इनकार कर दिया। राइट। अब बीच वाली जो बेटी है वो 7 ईयर से बल्कि 8 साल की हो जाएगी इस हफ्ते में, तो हम उसकी बिहाफ पे 7 ईयर चाइल्ड रोल के बिहाफ पे अप्लाई करने वाले हैं और हमें 22 जुलाई का अपॉइंटमेंट भी मिला हुआ है। पर्सनली खुद जाना पड़ेगा कार्डिफ और डॉक्यूमेंट जमा कराने के लिए। तो मैंने आपसे पूछना था कि अभी हम ऐसा क्या करें कि वो हमें इनकार ना करें, कौन सा सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट या कैसा केस, मतलब क्या चीजें डालनी चाहिए अपने केस में कि वो, जैसे उन्होंने पहले हमें इनकार किया था, वो इस दफा हमारे सेकंड बच्चे की दफा मना ना करें। जो आपका सेकंड बच्चा वो यूके में पैदा हुआ बुला रही है वहाँ जाने के लिए, हमें कार्डिफ जाना होगा, तो क्या मतलब ये सेफ है जाना या नहीं, क्योंकि हम श्योर नहीं है कि क्या होगा वहाँ पर। ठीक, मुझे मैडम से ये बता दें कि आपका जो सेकंड बच्चा है वो यूके में पैदा हुआ था? जी, तीनों बच्चे यहाँ पर हुए हैं। छोटी वाली जो है वो 5 साल की है अभी, और तो पहले वाले का उन्होंने मना कर दिया, दूसरे वाले का भी डालना है। और हम उम्मीद, मतलब हम चाहते हैं कि इस दफा वो पास हो जाए केस। अच्छा। किसी तरह से हमें इनकार ना। मैडम सुने मेरी बात भी सुने प्लीज। क्या ऐसे केस में डालें कि वो इस चीज को इनकार ना करें? मैडम मेरी बात भी सुन लें प्लीज। मुझे बताएं कि जो आपका पहला बच्चा है वो पैदा कहाँ पे हुआ है? फर्स्ट इंग्लैंड में। तीनों बच्चे। ओके।
राइट, मेरे ख्याल में मैंने 2-3 दफ़ा सेम सवाल पूछा, आंसर डिफरेंट आ रहा है। मैडम, बात ये है कि अब आप ये सवाल पूछ रहे हैं, पहला सवाल कि क्या सेफ़ होगा, ये तो आप डायरेक्शन लेंगी कि क्योंकि अगर आपको ने अपॉइंटमेंट बुक की है तो बिल्कुल आप सेफ़ होंगे, क्योंकि जो गवर्नमेंट के जितने भी इंस्टीट्यूट हैं वो अपनी जो सोशल डिस्टेंसिंग और जो प्रोटोकॉल्स हैं या SOPs हैं उनको बड़ा उसकी केयर करते हैं। तो आई बिलीव कि यू आर विल बी सेफ़ अगर आप वहाँ जाते हो। अब सेकंड सवाल ये था कि कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए आपको लगाने के लिए। मेरा आपका आंसर नहीं आया, लेकिन मैं गेस करता हूँ। अगर तो आपके सारे बच्चे UK में पैदा हुए हैं और आपने पहले बच्चे की बेस पे अप्लाई किया था और वो अपने वीज़ा अप्लाई किया, रिफ्यूज़ हो गया, फिर कोर्ट में गया, रिफ्यूज़ हो गया, और चलते चलते आप ये देख लेंगे कि तो बच्चा जहाँ पैदा हुआ था और वो 10 साल का हो गया है, तो आपके पास राइट है कि आप उसकी रजिस्ट्रेशन करवा के यहाँ पे ब्रिटिश पासपोर्ट अप्लाई कर दें। ये तो आपका और स्ट्रॉन्ग केस हो जाएगा। बट हैविंग सेड, अगर आप सेकंड कहते हो कि पहले का केस हमारा अच्छा नहीं हुआ, आप सेकंड केस कर रहे हैं, तो ये मतलब नहीं है कि आपने सेकंड केस करना है तो पहले वाले बच्चे को निकाल देना है। वो आपका जो क्लेम है स्टिल वहीं पे स्टैंड करता है। अब आपने जो चीज़ें हैं या अपने केस का क्लेम स्ट्रॉन्ग कैसे कर सकते हो, या क्या होम ऑफिस क्या कंसिडर करता है, ये बात कंसिडर करने वाली है। ऑफ कोर्स आपका पहला अगर सिंपल देखा जाए, आपका क्लेम ये है कि हमारा बच्चा या हमें यहाँ पे आए हुए 7 ईयर्स हो गए हैं बच्चों के साथ, और बच्चों की जो एज है वो 18 साल से कम है। ये है एक बिल्कुल बेसिक प्रिंसिपल। और सेकंड हिस्सा कंडीशन ये है कि हमने या बच्चों ने यहाँ पे सोसाइटी में या इस कल्चर में या इस कंट्री में अपने आप को ऐसा इंटीग्रेट कर लिया है कि अब वापस जाके हम अपने होम कंट्री में सेटल नहीं हो सकते। उसकी रीज़न ये हो सकती है कि आपके बच्चे जो हैं वो यहाँ पे उनको इंग्लिश आती है, वहाँ पे जो आपकी लैंग्वेज है उनको आती नहीं। बच्चे यहाँ पे उनकी सोशल नेटवर्किंग हो गई है। थर्ड, उनकी जो पीक ऑफ द लाइफ का टाइम है, जो ये 6 से लेके यूनिवर्सिटी का टाइम होता है, और ये बड़ा उसकी एजुकेशन में बड़ा इंपॉर्टेंट होता है और वो बड़ा होना चाहिए। थर्ड ये है कि आपके बच्चों की प्रोग्रेस क्या जा रही थी। अगर बच्चों ने अच्छे मार्क्स लिए हैं, देखें जी हमारे बच्चे ने अच्छे नंबर ले रहा है, इस सोसाइटी में पढ़ रहा है, वापस जाएगा, नई जगह जाएगा, लैंग्वेज की समझ नहीं आएगी, वहाँ पे जो टीच ऑफ मेथड है वो डिफरेंट लैंग्वेज में है, रीडिंग इनको बोलना आता है लेकिन रीडिंग नहीं आती, राइटिंग नहीं आती, तो वहाँ पे अगर आपके पास जो फैसिलिटीज़ हैं आपके होम कंट्री में या आपके होम विलेज में तो वो नहीं है जो आप यहाँ पे आपको मिल रही हैं, तो ऑफ कोर्स आपका केस अच्छा हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि डिपेंड करता है कि आपके अंदर, आपके बच्चों के अंदर इस कंट्री में, सोसाइटी में इंटीग्रेशन का एलिमेंट क्या है, आपके अंदर एक थ्रिलिंग क्या है कि आप क्या यहाँ कंट्रीब्यूट करोगे, और थर्ड वापस जाके आपके होम कंट्री में सेटल होना आपके लिए मुश्किल है, और लास्टली कि आपने यहाँ पे 7 साल गुजार लिए हैं। इसलिए बच्चों के तमाम जो स्कूल की रिपोर्ट्स, उनके फ्रेंड्स के साथ जो उनकी जो इंटीग्रेशन है, कोई एक्स्ट्रा कैरिकुलम उन्होंने हिस्सा ले रहे हैं, कोई स्पोर्ट्स में ले रहे हैं, कोई अगर आपने या आपके हस्बैंड ने या बच्चों ने कोई वेलफेयर का या चैरिटी का या कोई ऐसा काम किया, वो सारे एविडेंस आपको साथ लगाने चाहिए। और अच्छी बात है अगर आप खुद कर रहे हैं या किसी से कंसल्ट कर लें, डॉक्यूमेंट्स शेयर कर लें ताकि आपको एक अच्छा रिजल्ट आ सके। आपकी कॉल का शुक्रिया। लेते हैं नेक्स्ट कॉल। जी फरमाइए। हेलो। हेलो जी फरमाइए। जी जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा सवाल ये है कि मेरे हस्बैंड अप्लाई कर रहे हैं ILR 10 इयर्स की बेस पे इस अगस्त में, और मैं और मेरी जो बेटी है वो Tier 1 एंटरप्रेन्योर डिपेंडेंट है और हमारा वीजा है दिसंबर तक, इस साल के एंड तक, दिसंबर तक। मेरा सवाल ये है कि हम जब मेरे हस्बैंड ILR अप्लाई करेंगे क्या हमारा वीजा उसी टाइम खत्म हो जाएगा और हम उनके साथ जाएंगे, क्या हम दिसंबर में भी एक्सटेंशन अप्लाई कर सकते हैं? आप मैडम क्योंकि ये कंफ्यूजन है। ओके, आपको यूके में रहते हुए कितने साल हो गए यहाँ पे? हम हो गए हैं इस साल 7 साल हो जाएंगे और मेरे हस्बैंड को 10 इयर्स हो गए हैं। और आपके हस्बैंड को अंडर द टीयर एंटरप्रेन्योर पे 5 साल कब हो रहे हैं? वो हमारे साथ दिसंबर में हो रहे हैं। ठीक, आपकी कॉल का शुक्रिया। देखें, 2 चीज़ें हैं जो बड़ी अंडरस्टैंड करनी चाहिए आपको। अगर तो आपके हस्बैंड 10 साल की बेस पे वीज़ा अप्लाई करेंगे इन अगस्त में, उनको वीज़ा मिलता है, इंडेफिनिट मिलता है सितंबर में, अक्टूबर में, दिसंबर में, किसी भी टाइम, तो आप उनके डिपेंडेंट एज ए इंडेफिनिट अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि उसने अप्लाई किया अंडर द लॉन्ग रेजिडेंसी और आपको दोबारा उनके स्पाउस वीज़ा अप्लाई करना पड़ेगा और आपको फर्दर 5 साल यूके में गुजारने पड़ेंगे।
इसलिए आपके केस में मुझे लगता है, अगर मैं इसको पॉजिटिवली लूँ, तो आपको चाहिए या आपके हस्बैंड को चाहिए बजाय इसके वो अगस्त में अप्लाई करें और आपको दोबारा 10 ईयर्स रूट में डाल दिया जाए, या आपको एक स्पाउस वीज़ा की कंडीशन पूरी करनी पड़े। अच्छा होगा कि अगर तमाम चीज़ें पूरी हो रही हैं तो दिसंबर में आप एक जॉइंट एप्लीकेशन करोगे ऑन द कंप्लीशन ऑफ द 5 ईयर्स एज ए Tier 2 एंटरप्रेन्योर या Tier 1 एंटरप्रेन्योर, और उस पर आपको जब इंडेफिनिट मिलेगा तो आपके पास भी राइट है, क्योंकि आपने 5 साल गुजारे हैं एज अ डिपेंडेंट ऑफ द Tier 1 एंटरप्रेन्योर। बट ऑन द अदर हैंड अगर वो अगस्त में अप्लाई करते हैं, उनको तो इंडेफिनिट मिल जाएगा, लेट्स से 1 वीक में या 1 मंथ में या 4 मंथ में। लेकिन जब आप दिसंबर में वीज़ा अप्लाई करोगे तो आप ये नहीं कह सकते कि मेरे हस्बैंड को इंडेफिनिट मिल गया है और अब मुझे भी इंडेफिनिट मिल जाए, क्योंकि मैंने यहाँ पे 5 साल गुजार लिए एज ए पॉइंट बेस सिस्टम। इसकी रीज़न क्या है? गवर्नमेंट ये कहती है, या केस वर्कर की पॉलिसी ये कहती है कि जो टाइम आपने एज ए डिपेंडेंट ऑफ द पॉइंट बेस सिस्टम गुजारा होता है वो सेटलमेंट रूट में तो लॉन्ग रेजिडेंसी में काउंट होगा, लेकिन अंडर द 5 ईयर्स रूट काउंट नहीं होगा। तो ये 7 साल आपके काउंट होंगे, लेकिन आपको दिसंबर में स्टेट इंडेफिनिट अप्लाई नहीं कर सकती। या तो इंडेफिनिट एज ए जॉइंट होता है, मेन एप्लीकेंट एज ए डिपेंडेंट, और अगर आप अकेले करते हो तो फिर आपको अपनी एक इंडिविजुअल कैपेसिटी में इंडेफिनिट अप्लाई करना पड़ता है। अब दिसंबर में आपकी इंडिविजुअल कैपेसिटी क्या बनती है? नंबर 1, आपने 7 साल गुजारे, 10 साल पूरे नहीं हुए। नंबर 2, आपने एज ए डिपेंडेंट ऑफ Tier 1 5 साल गुजारे, वो आपने उसकी जॉइंट एप्लीकेशन नहीं की, आप क्वालिफाइड नहीं करते। तो इसलिए मेरी आपको सजेशन होगी, अगर कोई ख़ास रीज़न ना हो तो मच बेटर होगा अगर दिसंबर में अप्लाई करोगे तो एक तो ये फ़ायदा होगा कि आपको सबको इकट्ठे इंडेफिनिट मिल जाएगा। हाँ, अगर आपका बच्चा या बेटा यहाँ पैदा हुए हैं, उसकी आपके पास चॉइस है। अगर आप चाहते हो उसके वीज़ा अप्लाई कर दो, हमेशा अप्लाई करना चाहिए ताकि आप सेफ रहो। बट एनीवे, जब पेरेंट्स में से किसी एक बंदे को इंडेफिनिट या नेशनलिटी मिल जाए और बच्चा यूके में पैदा हुआ हो, तो वो इंटाइटल है कि उनके इंडेफिनिट मिलने के बाद वो बच्चे की रजिस्ट्रेशन करवाएं और उसके बाद ब्रिटिश पासपोर्ट अप्लाई कर सकते हैं। अब आपने डिसाइड करना है कि कौन सी ऑप्शन आपके लिए सूटेबल है। आपकी कॉल का शुक्रिया। टाइम हुआ ब्रेक का। स्टे विद अस, मिलते हैं फिर। वेलकम बैक आउट द ब्रेक। लेते हैं कॉल। जी फरमाइए। हेलो, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मैडम। सर, मैंने आपसे 3 क्वेश्चन करने थे। प्लीज स्टार्ट। पहला क्वेश्चन ये था कि मैंने अपने बेटे के लिए, वो 5 साल का हो गया, राइट, तो उसका फॉर्म फिल करके का मैंने नॉन अक्विजिशन फॉर्म जो होता है वो फिल करके मई में मैंने सेंड किया था, राइट, लेकिन अब तक कुछ उसका आंसर नहीं आया। तो मुझे पता नहीं है अभी उनका स्टार्ट किया कुछ के नहीं। ठीक। एक क्वेश्चन ये है, मैं पता करना चाहती। दूसरा ये है कि मेरी मदर इन लॉ इंडिया से जनवरी में आए थे, उनके पास 5 साल का वीजा है। तो उनको अगर हमने लॉन्ग स्टे करना हो तो उसके लिए कुछ हम अप्लाई कर सकते हैं। ठीक। थर्ड सवाल क्या आपका? और सवाल क्या आपका? जी, सवाल मेरा ये था, थर्ड सवाल ये था कि जो आपने बताया पहले स्टार्टिंग में कि जो पब्लिक फंड का रिमूव करवा सकते हैं, उसके लिए कौन सा फॉर्म फिल करना है, ऑनलाइन कैसे उसको फाइंड करना है, ये मेरा क्वेश्चन है। ठीक ठीक। ओके, पहला जो सवाल आपने पूछा कि बेटे का आपने क्या अप्लाई किया था, नॉन स्टेटसलेस वाला क्या अप्लाई किया था आपने? मैडम, क्या आपने पहली एप्लीकेशन कहा था कि आपने स्टेटलेस चाइल्ड वाला अप्लाई किया था? शायद मैडम की कॉल ड्रॉप हो गई है। अच्छा, पहली बात तो ये है कि जो भी स्टेटलेस चाइल्ड के लिए अप्लाई करते हैं, सिर्फ वो ज़्यादा इंडिया नेशनल अप्लाई कर सकते हैं। उसकी रीज़न बोल देता हूँ, क्योंकि इंडियन लॉ ये कहता है कि जब तक आप किसी भी कंट्री में बच्चा पैदा हो, जब तक आप उसकी रजिस्ट्रेशन नहीं करवाते, वो इंडियन नेशनल कंसिडर नहीं होता। तो इसलिए अगर आप कोई उसकी बर्थ सर्टिफिकेट पे है, उसके अलावा कोई नेशनलिटी, कोई आईडी नहीं बनाया, किसी कंट्री की नेशनलिटी नहीं अप्लाई की, तो ऑफ कोर्स 5 साल के बाद वो स्टेटलेस चाइल्ड कंसिडर होगा। आप अपने जो इंडियन हाई कमीशन है वहाँ से एक लेटर लोगे और बाकी तमाम डॉक्यूमेंट्स लगाते हुए आप अपनी एप्लीकेशन कर सकते हो बच्चे के लिए। सेकंड सवाल, अगर आपने कहा अप्लाई किया, कोई आंसर नहीं आया, तो मेरे ख्याल में वेट करें, क्योंकि सारे कोविड-19 की वजह से बहुत सारे जो डिपार्टमेंट्स हैं वो काम कर रहे हैं, लेकिन बहुत स्लो कर रहे हैं। जो काम वीक में होता था वो मंथ में हो रहा है।
तो इसलिए आपको वेट बेहतर हो सकता है। सेकंड सवाल आपका ये था कि अगर आपकी मदर यहाँ पे आती हैं एज ए विजिटर तो क्या वो कर सकती हैं। देखिए, कोई भी जो यूके में आके बेशक वो नेशनलिटी की एप्लीकेशन डाल दे, मैटर एप्लीकेशन का नहीं है, मैटर ये कि कौन से कैटेगरी में आप क्वालिफाइड करते हो और किन ग्राउंड्स की वजह से आप ये एप्लीकेशन करना चाहते हो। अगर तो आपका ये क्लेम है कि आप वो विजिटर आई हैं, वो आपकी एल्डर डिपेंडेंट हैं और आप फिजिकली फाइनेंशियल सपोर्ट करते हैं, इंडिया में इनको लुक आउट करने वाला कोई नहीं है, यहाँ पे आई हैं, तो वो अनफॉर्चुनेटली उसके पास कोई ऑप्शन नहीं कि वीज़ा अप्लाई किया जाए, ऑफ कोर्स कर सकते हैं। अब उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं, नंबर 1 कि क्या आपकी फैमिली इतनी वेल ऑफ है कि उनको फाइनेंशियल सपोर्ट करती है, आपके पास सफिशिएंट अकोमोडेशन है, और क्या इंडिया में उनका कोई डॉटर या सन या कोई ग्रैंड डॉटर या ग्रैंड सन वहाँ पे कोई रहता है तो वो क्यों नहीं उनको कर सकता। ये सारी चीज़ें आंसर करनी होंगी। और साथ ही साथ आप क्या उनको सपोर्ट करते थे, उसका प्रूफ क्या आपके पास है, तो ये एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस आपको देनी पड़ेगी। थर्ड, आपने सवाल पूछा था कि अगर आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन करनी है तो फॉर्म कौन सा है। ये आजकल हम भी आपकी तरह ही हैं, ये जो उन्होंने आजकल IT वाला सिस्टम बनाया है, बट एनीवे ये ऑनलाइन सिस्टम है। आप एक वेबसाइट पे जाओगे, वहाँ पे जाके फॉर्म फिल करोगे और फॉर्म फिल के लिए आप बताना पड़ता है कि आपने क्लिक करना है कि फ़ी वेवर एप्लीकेशन फॉर्म है, बाय द वे उसकी फ़ीस है, आपने वो लगानी है, डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं, डाउनलोड करने हैं और आपकी बायोमेट्रिक होंगे और उसके बाद अपनी वो डिपेंड करता है कि वो इसको कंसिडर करेंगे। अच्छा, जो बाय फ़ी वेवर वाला एप्लीकेशन है वो मोस्ट लाइकली हम एडवाइस करते हैं कि वीज़ा ख़त्म होने से कम 8 वीक 2 महीने से पहले अप्लाई कर दें, ताकि 2 महीने लग रहे हैं कंसिडर होने में, और फिर आपको एक कोड आएगा और जब एप्लीकेशन फिल करोगे तो वो कोड आपने उसमें इंटर करना है। जो पब्लिक फंड वाली एप्लीकेशन है उसमें कोई टाइम बार नहीं है, आपके पास वीज़ा ख़त्म हो रहा है तो फिर तो उसी के साथ अप्लाई कर दें। लेकिन आपके पास वीज़ा साल का है, 6 माह का है, 2 साल का है, तो वो भी तकरीबन 2 माह में कंसिडर हो रही है, तो वो एप्लीकेशन कर दें, और वो भी ऑनलाइन है। आज के दिन तमाम एप्लीकेशन ऑलमोस्ट वो सारी की सारी ऑनलाइन है। आपको gov पे जाना पड़ेगा, gov.uk पे, फिर उसके बाद आपने क्लिक करते जाएंगे, आगे आपको एक जो रूट है वो टोक करेगा, लेके जाएगा आपको रेलेवेंट एप्लीकेशन के अंदर। तो डिपेंड करता है कि अगर आप कॉन्फिडेंट हैं कि हम उसको कर सकते हैं खुद तो वेल एंड गुड, वरना मेरी हमेशा एडवाइस होती है कि किसी लीगल एक्सपर्ट के पास चले जाएं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। आपकी कॉल का शुक्रिया, लेते हैं नेक्स्ट कॉल। जी फरमाइए। हेलो हेलो जी फरमाइए। जी, मुझे रियाज़ साहब से बात करनी है। मैडम आप लाइव हैं, बोलें सवाल क्या आपका। जी मैं रियाज़ बात कर रहा हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मैडम। जी रियाज़ भाई कैसे हैं आप, ठीक है? जी अल्लाह का शुक्र, आपकी दुआ चाहिए। जी मुझे आपसे 2 क्वेश्चन पूछने थे। प्लीज। एक तो ये है कि मेरा फर्स्ट एक्सटेंशन के लिए मेरा जाना था वीज़ा, और मेरी फ़ीस जो है वो मेरे लॉयर का मेरी फ़ीस पे वहाँ पे सबमिट हो गई है, लेकिन अभी तक मुझे बायोमेट्रिक की अपॉइंटमेंट नहीं आई, लाइक 3 वीक्स हो गए हैं। और सेकंड ये है कि जब बायोमेट्रिक सबमिट आ जाएगी और जब बायोमेट्रिक हो जाएगा तो उसके बाद कितने दिन के बाद आंसर आ जाता है, तो प्लीज़ आप मुझे बता दीजिए। आपने अप्लाई क्या किया, फी एग्जाम्पशन अप्लाई की या एक्सटेंशन अप्लाई किया आपने? जी मेरा फर्स्ट एक्सटेंशन होना है, लाइक मेरा 17 जुलाई फिनिश हो जाएगा, तो मैंने 22 जून मैंने अपनी फीस पे कर दी थी मेरे लॉयर ने। ओके, आई एम सॉरी मैडम इफ यू डोंट माइंड, मैं फिर सवाल पूछता हूँ कि आपने फर्स्ट एक्सटेंशन एज ए स्पाउस अप्लाई कर रही हैं या? जी स्पाउस। ओके, और कोई क्वेश्चन है आपका? जी नहीं, थैंक यू सो मच, बस इसके बता दें मुझे दोनों क्वेश्चंस का प्लीज। आपकी कॉल का शुक्रिया, आप टीवी पे आंसर सुन सकती हैं। अच्छा, पहली बात तो ये है कि नॉर्मल हालात में क्या था कि जो लोग एक्सटेंशन अप्लाई करते थे वो एप्लीकेशन उसका प्रोसीजर पहले बोल देता हूँ। ऑनलाइन एक्सटेंशन का ये प्रोसीजर कि आप सबसे पहले ऑनलाइन एप्लीकेशन करोगे, जब आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी तो आपको बायोमेट्रिक अपॉइंटमेंट बुक करेंगे। जब ऑनलाइन एप्लीकेशन कर रहे होगे तो आपसे फ़ीस वगैरह उसी वक्त चार्ज कर देते हैं। फ़ीस आप NHS की पे करते हो, जिसको IHS बोलते हैं, साथ आप होम ऑफिस की फ़ीस पे कर देते हो, और उसके बाद आपकी एप्लीकेशन सबमिट होती है तो वो कहते हैं कि 14 डेज़ के अंदर अपने डॉक्यूमेंट्स डाउनलोड कर दें आप, और फिर आपको बायोमेट्रिक की अपॉइंटमेंट मिलती है, बायोमेट्रिक करते हैं। लेकिन हुआ ये है कि क्योंकि कोविड-19 आ गया, अब हम देख रहे हैं कि बहुत सारे लोगों को जिन्होंने एप्लीकेशन की थी उनको बायोमेट्रिक की अपॉइंटमेंट नहीं आ रही, बल्कि एक डायरेक्शन आ रही है, आपको ईमेल आ रही है।
तमाम लोगों को ईमेल आ रही है 1 by 1 कि आपको ये जो बायोमेट्रिक की अपॉइंटमेंट नहीं देंगे, हम आपके जो लास्ट एक्सटेंशन टाइम, जो लास्ट वीज़ा टाइम जो आपने फिंगरप्रिंट दिए थे, उन्हीं डिटेल्स को यूज़ करते हुए हम आपकी आइडेंटिफिकेशन वेरीफाई कर रहे हैं और आप अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, वो डाउनलोड करके हमें सबमिट कर दें। एक तो आप ये कोशिश करें कि अपना ईमेल या जंक मेल चेक करें, क्या आपको कोई ईमेल तो नहीं आई, या आपके अगर सॉलिसिटर ने किया है तो उसकी ईमेल को चेक करें, उसे कॉल करें कि वो चेक करें आपकी ईमेल में कि क्या आपके रेलेवेंट कोई होम ऑफिस से ईमेल तो नहीं आई। मोस्ट लाइकली तमाम लोग जो एक्सटेंशन अप्लाई कर रहे हैं उनको प्रीवियस फिंगरप्रिंट की बेस के ऊपर उनको वीज़े ग्रांट होंगे, लेकिन सब्जेक्ट टू कि उनकी वेरिफिकेशन अगर मैच करेगी तो उनको बायोमेट्रिक आज के दिन रिक्वायर्ड नहीं है, सिर्फ आपने डॉक्यूमेंट्स डाउनलोड करने हैं और आपकी एप्लीकेशन प्रोसेस हो जाएगी। ये तो फर्स्ट फेज़ होगा। अब सेकंड फेज़ की बात करते हैं कि हाउ लॉन्ग इट टेक्स। मेरे ख्याल में अगेन 3 से 4 माह स्टैंडर्ड टाइम था, लेकिन टाइम मैं शायद कोई यहाँ पे प्रेडिक्ट नहीं कर सकता कि जैसे मैंने बोला कि तमाम जो गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स हैं वो फंक्शनल हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ड्यू टू द लैक ऑफ द स्टाफ या फरलुक स्कीम की वजह से या ड्यू टू ये सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से काफ़ी चीज़ें स्लो चल रही हैं। बट मेरे ख्याल में 4 से 6 माह में आपको आंसर आना चाहिए और आप अपने वकील के साथ अपने कॉन्टैक्ट में रहें। आपकी कॉल का शुक्रिया, लेते हैं नेक्स्ट कॉल। जी फरमाइए। हेलो जी फरमाइए जी। हाँ जी, मिस्टर रियाज गुल। यस आई एम स्पीकिंग मैडम, यू आर लाइव। व्हाट्स योर क्वेश्चन प्लीज? ओके, मेरा क्वेश्चन ये है बेसिकली मेरे फादर इन लॉ एंड मदर इन लॉ बेल्जियम में रहते हैं, तो वो यहाँ मूव होना चाहते हैं। तो मैं पूछना चाहती थी कि यहाँ उनको अगर हम उनके लिए बेनिफिट अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि उनका वहाँ कोई है नहीं और यहाँ मैं उनकी मतलब मिल्क नहीं कर सकती उनको, क्योंकि मैं खुद डिसेबल्ड पर्सन हूँ। और उनकी नेशनलिटी क्या है मैडम? उनकी डच नेशनैलिटी है, बेल्जियम नेशनैलिटी। ठीक ठीक ठीक। मेरे ख्याल में जो मुझे अंडरस्टैंडिंग है, अगर कोई यूरोपियन नेशनल यूके में आता है तो उसको 3 माह के लिए तो मेरे को अपने डॉक्यूमेंट्स देने पड़ते हैं, तो फिर वो बेनिफिट पे क्लेम किया जाता है। अब आपके केस में क्या है ना, वो तो नेशनल इंश्योरेंस नंबर तो उनको अब मिलना नहीं मिल रहा, क्योंकि मना कर दिया था उन्होंने। यहाँ की हमने अप्लाई किया था तो होम ऑफिस ने मना कर दिया कि वो अप्लाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो ओवर 60 है ना। ठीक ठीक ठीक। पहली बात तो आपने इतने मतलब मोहब्बत में कॉल किया, शुक्रिया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्योंकि ये थोड़ा सा डिफरेंट फील्ड है, इसमें मेरी कोई इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं है, बट मेरे ख्याल में लोकल काउंसिल से पता किया जाए तो आप देख सकते हैं। बट जो अंडरस्टैंडिंग जनरली होगी जो आपको है उतनी मुझे पता होगा बेनिफिट के बारे में। कोई इमिग्रेशन की बात हो तो आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं आपको आंसर दे सकूं, लेकिन मेरे ख्याल में एज ए कर्टसी ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप प्लीज़ जो लोकल काउंसिल से बात कर लें कि मेरे फादर इन लॉ या मदर इन लॉ वहाँ पे हैं या मेरी माँ और बाप वहाँ पे हैं, मेरी ये पोजीशन है, बट देयर इज़ नो चांस कि वो दे कांट लिव देयर एंड आई कांट अफोर्ड दैम। तो प्लीज़ बताएं मेरे पास क्या ऑप्शंस है। या फिर आपको जो फाइनल ऑप्शन होती है कि आप जो आपका लोकल काउंसलर होगा उन आप लिस्ट में जाएं, सर्च मारें, उसको फ़ोन पे कांटेक्ट करें या लोकल एमपी से बात कर लें, तो कोई ना कोई बंदा जो रेलेवेंट टू द काउंसिल होगा वो आप बिलीव कि आपको गाइड करेगा। या कुछ भी ना हो तो काउंसिल को डायरेक्ट कॉल कर लें, वो आपको लाजमी आपको इन्फॉर्मेशन देंगे। इसलिए आपकी कॉल का शुक्रिया, लेते हैं नेक्स्ट कॉल। जी फरमाइए। हेलो हेलो जी फरमाइए। आप बात करनी थी रियाज साहब से। आप लाइव है मेरे भाई, सवाल क्या आपका? जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर, अस्सलाम। ये मुझे ये पूछना था कि मैंने अपनी बेटी का राइट ऑफ अबोर्ड अप्लाई करना था, तो उसके लिए ये पूछना था कि इसमें कितना टाइम लगता है और उसके लिए डॉक्यूमेंट्स क्या क्या जमा कराने होते हैं। ओके मेरे भाई, आज सॉरी मैं सबको जनरल सवाल दूं, ये टाइम वाला जो सारे दोस्त पूछ रहे हैं माजर के साथ टाइम है, कुछ ऐसे मुंह से बात निकाल दूं उसके बाद आप बोलो कि आपने 6 महीने पहले ये कहा था। ये टाइम वाली प्रेडिक्शन आज तक नहीं हो रही, रीज़न कुछ पता नहीं चल रहा। जैसे बोला कि गवर्नमेंट के जितने इंस्टीट्यूट्स हैं या डिपार्टमेंट्स हैं वो फंक्शनल हैं, स्लो चल रहे हैं, स्टाफ की वजह से या और रीज़न की वजह से। इसलिए मैं
इस पे कोई भी कमेंट्स करने से माजरत करूँगा। नंबर सेकंड, जितनी भी एप्लीकेशन आजकल हो रही हैं वो मैं गाइड करता जाऊँ कि जितनी एप्लीकेशंस हैं वो आजकल ऑनलाइन हैं। आपने gov.uk की वेबसाइट पे जाना होगा, आप उसके बाद आप क्लिक करते जाएंगे तो वो आपको गाइड करते जाएगा, नेक्स्ट स्टेप पे जाता जाएगा। अगेन अगर मुझे पूछा जाए कि आप बताएं पहले मैं क्या क्लिक करूं, सेकंड, तो पहली तो बात शायद इतनी एक्सपर्ट ही नहीं है मेरी और मुझे याद भी नहीं है। इसलिए कोशिश करें, मैं तमाम दोस्तों को बड़ी काइंड रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर तो आप समझते हैं कि आप कॉन्फिडेंट हैं कि आप राइट काम कर रहे हो या आप कर सकते हो तो वेल एंड गुड, वरना आपका कोई बहन भाई रिश्तेदार कोई फैमिली मेम्बर अगर वो इतना काबिल है उससे गाइडेंस ले लें, रिस्क ना लें। रिस्क एक बात का नहीं होता कि आपने चलो जी रिस्क किया कोई बात नहीं, ट्राई करते हैं। इसमें इमिग्रेशन पर्पस के लिए ट्राई इज नॉट ऑप्शन। आप ट्राई करोगे दो नुकसान होंगे, नंबर एक फाइनेंशियल की आप फीस ज़ाय कर रहे हो, नंबर टू से बड़ा जो नुकसान है कि अगर अल्लाह ना करे आपका कोई मसला बन गया तो जहाँ पे राइट ऑफ अपील नहीं है बहुत सारे केसेस में, फिर आप ज़्यादा एक लॉन्ग वे पे चले जाओगे। तो इसलिए कोशिश किया करें, एक्सपर्ट यू फेयर इनफ, या फेवर ले लो किसी से एक्सपर्ट से फेयर इनफ, अदरवाइज बेस्ट किसी वकील के पास और उसके पास चले जाएं ताकि वो आपको प्रॉपर आपकी एप्लीकेशन कर सके। नाज़रीन अगेन तमाम चीज़ें जनरल, लेकिन बात सिर्फ बात हो रही है लोगों की ज़्यादा आजकल जो अप्लाई करना चाह रहे हैं फ़ीस एग्जम्पशन के बारे में या फ़ी वेवर के बारे में, या सेकंड जो जिनके पास पब्लिक फंड्स नहीं हैं और उनके पास 10 साल की लीव है, तो ये दोनों एप्लीकेशन ऑफ कोर्स आप कर सकते हैं। वेदर यू क्वालिफाइड ये डिपेंड करता है, हम उसको कंसिडर करेगा। आज का प्रोग्राम ख़त्म होता है इस उम्मीद के साथ कि नेक्स्ट इंशाल्लाह ट्यूसडे मुलाकात होगी। तब तक मुझे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।